नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम प्रस्तावना को पढ़ रहे थे। आइए आज उसमें आगे की चर्चा करेंगे। आपको बताया गया था कि प्रस्तावना से हम निम्नलिखित चीज़ों के बारे में जानकारी कर रहे होते हैं। संविधान का स्रोत क्या है? सरकार की प्रकृति कैसी है? संविधान का उद्देश्य क्या है? और लागू होने की तिथि। ठीक है, इन चीजों का जिक्र प्रस्तावना में हो रहा होता है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे संविधान का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ करके हमें पता चलता है कि संविधान के उद्देश्यों में कि संविधान में न्याय की बात कही गई है, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है। इन चीजों का पता चल रहा होता है संविधान के उद्देश्य के रूप में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए चर्चा करें न्याय के बारे में। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? शब्दों पर ध्यान देना। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। क्रम का याद रखना। सामाजिक न्याय होगा यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो सामाजिक न्याय मिलेगा। भेदभाव नहीं होगा तो उसे रोजगार मिलेगा, अर्थात आर्थिक न्याय मिलेगा। जब सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल जाएगा यानी कि किसी के पास समाज में भेदभाव नहीं हो रहा है, दूसरा उसके पास पैसा है यानी कि रोजगार पर्याप्त मिल रहा है, तो वो राजनीतिक न्याय के बारे में सोचेगा। तो क्रम को याद रखना कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। नोट डाल के भी इंपोर्टेंट में करा ही दिया है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय इसी क्रम में है। दूसरी बात, नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ेंगे जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। भाग 4 में इनका उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। क्लियर? नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 38 में भी इन तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख है। याद रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में भी इन तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख है। अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में भी है। क्लियर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का जनक कहा जाता है। भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। याद रखिएगा। तीनों न्याय के बारे में देख लेते हैं। सामाजिक न्याय क्या है? तो समाज में किसी प्रकार का भेदभाव न होना ही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या है? तो लोगों को अमीर गरीब का भेदभाव किए बिना रोजगार का अवसर मिले, यही आर्थिक न्याय है। और राजनीतिक क्या है कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को शासन में भागीदारी का अवसर मिले, यह राजनीतिक न्याय है। दोबारा देख लीजिए, सामाजिक न्याय, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। आर्थिक न्याय, लोगों को अमीर गरीब का भेदभाव किए बिना रोजगार का अवसर मिले। और राजनीतिक न्याय, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को शासन में भागीदारी मिले, यही आपका राजनीतिक न्याय है। आइए स्वतंत्रता का जिक्र कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। हालांकि हम आगे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों में देखेंगे 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन याद रखिएगा प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। याद रखिएगा प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है? अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में भी है। यानी कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं का उल्लेख अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में भी है। अगला, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है।
धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ये इस बात को नोट डाल के याद रखिएगा, हालांकि इनके बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि उपासना क्या होता है। तो उपासना का मतलब है जैसे आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो पूजा का तरीका ही उपासना कहलाता है। तीसरा हम देखते हैं समता के बारे में। तो प्रस्तावना में दो प्रकार की समता का उल्लेख है। देखिएगा, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। यहाँ कई जगह समानता दिया हुआ है, तो ध्यान रखना समता जो है एक सामाजिक शब्दावली है, जबकि समानता एक कानूनी शब्दावली है। क्योंकि यहाँ समता का जिक्र है तो हम समता के ही आधार पर इसको पढ़ रहे हैं। समता प्रस्तावना में दो प्रकार की समता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समानता। याद रखिएगा, अनुच्छेद 16 व राज्य, देखिए मौलिक अधिकार का तो हो गया अनुच्छेद 16, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या हो गया अनुच्छेद 39। क्लियर है। अनुच्छेद 16 व अनुच्छेद 39 में भी अवसर की समानता का उल्लेख है। याद रखना क्रम क्या है, पहले प्रतिष्ठा है, उसके बाद में अवसर की समता है। आगे देखें बंधुत्व। तो बंधुत्व क्या होता है, सभी लोग सभी मानव मानव के रूप में समझे, यही बंधुत्व है। यानी कि सभी लोग मानव को मानव के रूप में समझे, किसी के साथ भेदभाव ना करें, यही सब बंधुत्व है। ब्रदरहुडनेस बोलते हैं इसको। आगे देखें तो क्या है, देखिएगा संविधान में आपको बताया था कि प्रस्तावना से संविधान के स्रोत का पता चल रहा होता है, सरकार अथवा राज्य की प्रकृति कैसी होगी इसका पता चल रहा होता है, संविधान का उद्देश्य क्या हो इसका पता चल रहा होता है, और प्रस्तावना से पता चल रही होती है लागू होने की तिथि। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में यह तीन शब्द भी हैं, क्या है भाई, अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट अथवा संविधान को स्वीकार करना, अधिनियमित अथवा इनेक्ट लागू करना, आत्मार्पित अथवा गिव टू अवरसेल्व्स यानी कि संविधान को स्वयं को सौंपना। अब ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिएगा, प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में लोग अथवा नागरिक दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रस्तावना में लोग यानी कि पीपल और नागरिक यानी कि जो नागरिक हैं उन सब का भी प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा, देखिए पीपल क्या मतलब है, लोग का मतलब है वो किसी भी देश का हो सकता है, ठीक है। नागरिक, नागरिक वो है जो भारत में है, भारत की जिसके पास नागरिकता है जन्म से या कैसे भी। तीसरा एक प्रश्न आता है मत यानी कि वोटर क्या होता है, मतदाता क्या होता है। तो मतदाता में वे लोग आएंगे या नागरिक आएंगे, तो ध्यान रखना मतदाता में नागरिक नहीं, यानी कि वे नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो मतदाता कहलाते हैं। क्लियर है। प्रस्तावना में जनता अथवा मानव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, याद रखिएगा। देखिएगा, संविधान सभा के एक सदस्य थे ब्रजेश्वर प्रसाद, इन्होंने प्रस्तावना में अनिवार्य सैन्य शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। याद रखिएगा, संविधान सभा में ब्रजेश्वर प्रसाद ने प्रस्तावना में अनिवार्य सैन्य शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। अगला है इसमें, देखिएगा, संविधान सभा के एक सदस्य थे प्रोफेसर शिवबन लाल सक्सेना, जिन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए। उसी प्रकार एक सदस्य थे एच.वी. कामत साहब, जिन्होंने प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। एक सदस्य थे रोहिणी कुमार चौधरी, जिन्होंने प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि ये चारों ही जो थे, ब्रजेश्वर प्रसाद, प्रोफेसर शिवबन लाल सक्सेना, एच.वी. कामत, रोहिणी कुमार चौधरी, इनका कोई भी प्रस्ताव संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया। कि प्रस्तावना को लेकर के लोगों की क्या-क्या टिप्पणी रही है इनको लेकर के, तो संविधान सभा के एक सदस्य थे ठाकुर भार्गव, जो एक कवि थे। इन्होंने संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना बताया है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना बताई है, संविधान का आभूषण प्रस्तावना है। ये 3 टिप्पणी ठाकुर भार्गव प्रसाद साहब ने की थी। क्लियर। के.एम. मुंशी साहब को देख लेते हैं। तो प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये कन्हैयालाल माड़के मुंशी, के.एम. मुंशी टिप्पणी करते हैं।
नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। नानी पालकीवाला की 2 पुस्तकें आती हैं, वी द पीपल और एक पुस्तक है वी द नेशन। थोड़ा एक महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जब डिटेल से विस्तार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश थे, आर सी लोहाटी, आर सी लाहौटी, पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। इनकी पुस्तक है प्रियम्बल द स्पिरिट एंड द बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पुस्तक का नाम द स्पिरिट एंड बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, उसके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो भी कंसेप्ट थे, वो आपको विधिवत रूप से समझा दिए हैं। और अब आगे हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का विस्तार है। तब तक आप बने रहिए साथ। जय हिंद, जय भारत।